सात के छात्रों का 7 मई की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसे कि हमने जो है आप लोगों के 5 और 6 तारीख 2 दिन हम वीडियो नहीं डाल पाए थे किसी कारणवश। अब आज से नियमित रूप से आपका वीडियो डालेंगे। जैसे कि हम आपको कक्षा 7 के छात्रों को दूसरा पाठ पढ़ा रहे थे, लेसन नंबर 2 आपको मालूम है क्या दिया गया है? जीव जंतुओं में पोषण है। तो हमने आपको दांत और दांत की संरचना तक पढ़ाया था। अब इसके आगे हम चलते हैं तो आपका नेक्स्ट हेडिंग जो दी गई है वो दी गई है पाचन, मानव का पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का मतलब क्या होता है कि ये जो होता है ये आपके पोषण से रिलेटिव होता है, पाचन तंत्र भी। अब पोषण जो होता है वो पोषण किस प्रकार, जैसे हमें ऊर्जा के लिए और अन्य कार्यों के लिए, शरीर वृद्धि के लिए पोषण की आवश्यकता होती है भोजन की, वह भोजन किस रूप में पचता है, किस क्रियाओं के द्वारा होता है, इसी को पाचन तंत्र में आप पढ़ोगे। तो आप जानते हो कि पाचन तंत्र के लिए कि हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वह ऊर्जा हमें हमारे द्वारा खाए गए भोजन से प्राप्त होती है। आप लोग एक कार्य जरूर किया करें कि कहीं ना कहीं लिख जरूर लिया करें। तो आप जानते हो कि जो हम भोजन खाते हैं उसी के द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। वह ऊर्जा जो है हमें कार्य करने के लिए और शरीर वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। तो कार्य करने और शरीर वृद्धि के लिए वह ऊर्जा आवश्यक होती है, लेकिन हमारे द्वारा खाया गया जो खाना होता है, भोजन होता है, वो उसी रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता, बल्कि उस भोजन को छोटे छोटे घुलनशील कणों में तोड़ा जाता है। घुलनशील कणों में टूटने के पश्चात ही वे हमारी कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, और जो अनुपयोगी होता है वो आपको अन्य क्रियाओं के द्वारा बहिष्कृत हो जाता है, बाहर निकाल जाता है, और जो उपयोगी होता है वही घुलनशील तत्व या कण आपके शरीर के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। इस प्रकार आपका जो भोजन होता है वो आपके शरीर में जाता है। अब जो गया तो आपने भोजन को किया तो पहले ही वो होता है कि हमारा जो पाचन होता है वो आपको हमने बताया था कि मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन हम जिस भोजन को जिस रूप में करते हैं उस रूप में उपयोगी ना होकर जब उसके अघुलनशील व जटिल संरचना छोटे छोटे कणों घुलनशील संरचना में टूटती है, तो टूटने के बाद ही वे जो है हमारे शरीर के द्वारा जितना उपयोगी होता है अवशोषित कर लिया जाता है, और जो अनपचा होता है पाचन में क्रिया के बाद जो अनपचा भोजन होता है वो बहिष्कृत हो जाता है मल या अन्य किन्हीं रूप में। तो जो बाहर गया उसके बाद अब आप देखेंगे कि अब जब आपने पाचन हुआ जितना, वही जो पाचन होता है वही हमारे लिए शरीर के ऊर्जा प्रदान करता है, अर्थात पोषण का कार्य करता है। अब पोषण के लिए आप देखोगे तो पोषण नलिका, पोषण नलिका। तो अब आपकी जो पोषित करने पाचन करने के लिए जो नलिकाएं होती हैं जिसके द्वारा होता है, तो पहला आपका जो भोजन का पोषण होता है वो मुख से होता है। पहला जो मुंह से ही इसका पाचन होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि घुलनशील व जटिल कण मुख में दांतों के द्वारा ही तोड़े जाते हैं। दूसरा होता है भोजन नली। भोजन नली जिसके कारण आपका खाया गया भोजन पेट के अंदर जाता है। तीसरा चीज़ आपने जो खाया वो पेट में गया तो पेट भी होगा। चौथा छोटी आंत। नेक्स्ट पांचवा बड़ी आंत। और छठा बड़ी आंत का अंतिम छोर, एक मिनट आप रुकेंगे। अंतिम छोर जिसे हम कहते हैं गूदा, ये आपके पोषण नलिका, इसी के नलिका से आपका जो होता है भोजन का पोषण होता है। इतने
अंग आपके कार्य करते हो। इसके बाद आप लिखेंगे पाचक ग्रंथियाँ। पाचक ग्रंथियाँ क्या होती हैं? ऐसी ग्रंथियाँ जो भोजन को पचाने में सहायक होती हैं। तो पहली होती है लार ग्रंथि, लार ग्रंथियाँ। दूसरा आपको मिलेगा यकृत। तीसरा होता है अग्नाशय। और चौथा मिलेगा पित्ताशय। ये आपकी पाचक ग्रंथियाँ, इन्हीं ग्रंथियों के द्वारा आपका भोजन का पाचन होता है। तो भोजन नली से गुदा तक का पाचन तंत्र पोषण नलिका कहलाता है। अब आपने देखा कि पहला आपका है जो हमारा मुख से टूटते हैं, लेकिन भोजन नली से। भोजन नली पहला और अंतिम गुदा। भोजन नली से गुदा तक का पाचन तंत्र पोषण कहलाता है। इसी में भोजन का पोषण होता है। तो आप लिख सकते हैं पोषण तंत्र किसे कहते हैं। तो पोषण तंत्र के लिए आप लिख लेंगे। तो पोषण तंत्र के लिए हमने आपको जैसे दिखा भी दिया है और आप लिखेंगे भी। तो आप देखेंगे कि पोषण तंत्र क्या है। पोषण तंत्र मतलब वह तंत्र जिसके द्वारा आपके द्वारा खाए गए भोजन का पोषण होता है, वह पोषण तंत्र कहलाता है। तो पोषण जो होना प्रारंभ करता है, क्योंकि मुख से केवल तोड़ा जाता है। तो भोजन नली से गुदा तक का पाचन तंत्र पाचन तंत्र पोषण तंत्र कहलाता है। ये आपका पोषण तंत्र होता है। इसी के बीच में आपके द्वारा खाए गए भोजन का। तो आपने देखा कि मनुष्य में भोजन अंतर्ग्रहण के बाद जो आपका पाचन में आता है वो होता है, हमने देखा भोजन का पाचन। तो भोजन का पाचन जो आपका है ये मुख में से ही प्रारंभ होता है। तो मुख के अग्र चर्मवर्णक तथा जीभ की सहायता से चबाया व पीसा जाता है और लार ग्रंथियां मुंह में एक पाचक रस छोड़ती हैं, जिसे लार कहते हैं। जो लार होता है यही पाचक रस होता है, जिसे लार कहते हैं। लार चबाए हुए भोजन को गीला तथा फिसलनदार बनाता है, जिस कारण वह भोजन आपके भोजन नली के द्वारा आपके पेट में जाता है। भोजन उपस्थित स्टार्च शर्करा में परिवर्तित हो जाता है, जिसे माल्टोज कहते हैं। जो भोजन में उपस्थित स्टार्च शर्करा में परिवर्तित होता है उसे माल्टोज कहते हैं। भोजन नली में मांसपेशियों से बनी एक खोखली नली होती है। भोजन नली मांसपेशियों की बनी एक खोखली नली होती है जो लगभग 25 सेमी लंबी होती है। भोजन को निगलने के पश्चात भोजन नली की पेशियों की दीवारों की जो गतिशीलता के कारण भोजन नीचे की ओर जाता है और ये आपके पेट में चला जाता है। तो वो जो भोजन नली का कार्य होता है उसे आपके द्वारा चबाए गए भोजन जो लार में से मिलने के बाद भोजन नली के द्वारा ही आपके पेट में जाता है। अब पेट आप देखेंगे तो आप जानते हैं कि पेट जो होता है आपका हमारा पेट मांसपेशियों से बना अंग्रेजी के अक्षर आई के समान आकृति की संरचना का होता है। पेट पोषण नलिका का सबसे चौड़ा भाग होता है, क्योंकि पेट भी पोषण का कार्य करता है, पोषण नलिका के रूप में होता है, इसलिए सबसे चौड़ा भाग होता है। पेट में उपस्थित जठर ग्रंथियां पाचक रस उत्पन्न करती हैं। जो पेट में जठर ग्रंथियां होती हैं वो पाचक रस उत्पन्न करती हैं और यही जो पाचक रस होता है ये आपके भोजन को पचाने का कार्य करता है, जिसमें श्लेष्मा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचन एंजाइम उपस्थित होते हैं।
श्लेष्मा जो होता है आपका, ये पेट के भीतरी भागों को एंजाइम तथा अम्ल की परस्पर क्रिया से सुरक्षा प्रदान करता है। ये श्लेष्मा का कार्य है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उन जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं जो भोजन के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अम्ल एंजाइम की सहायता को बढ़ाने के लिए भोजन को अम्लीय बना देता है। अब छोटी आंत, हमने देखा छोटी आंत क्या है। छोटी आंत लगभग 7 से 5 मीटर लंबी एक घुमावदार संकरी नली होती है। इसमें बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती। यह पेट के नीचे स्थित होती है। यहाँ पर आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन स्वतः ही अग्नाशय से उत्पन्न अग्नाशय रस, यकृत से उत्पन्न वितरस तथा कई अन्य पाचक रसों से मिल जाता है। यहाँ भोजन के सभी अवयवों का पाचन संपूर्ण होता है। तो आप देखेंगे कि जो आपका भोजन होता है, ये संपूर्ण रूप से जो इसका पाचन होता है वो आपकी छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। मतलब छोटी आंत जो होती है ये पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेती है और अवशोषित भोजन के तत्वों को अवशोषित किया जाता है। छोटी आंत के भीतरी दीवारों पर स्थित अंगुली नुमा निकास मार्ग के सूक्ष्म तंतु कहा जाता है। इससे ये सूक्ष्म तंतु अवशोषण के लिए सतही दायरे बढ़ा देते हैं। ये आपके छोटी आंत का कार्य है। तो अर्थात अतिरिक्त पोषण तत्वों को शरीर द्वारा भंडारण कर लिया जाता है जबकि उनकी आवश्यकता होती है। और शरीर के सभी कोशिकाओं को अवशोषित पोषक तत्वों का वितरण समावेशन कहलाता है। समावेशन का मतलब होता है कि जितने भी आपके उपयोगी तत्व हैं ये आपके अन्य अंगों को जो वितरित किए जाते हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें वितरित करने का कार्य जो होता है समावेशन कहलाता है। बड़ी आंत अवशोषण तथा उत्सर्जन। बड़ी आंत लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है जिसमें अनपचा भोजन, ऐसा भोजन जो पचता नहीं है, उसे अवशोषित कर दिया जाता है और अवशोषित कर उसे आपके शरीर से बाहर निकाला जाता है। बड़ी आंत अधिकांश जल तथा कुछ विशेष लवणों को अवशोषण द्वारा अवशिष्ट पदार्थों से अलग कर देता है। यहाँ पर ऐसे अनपचा भोजन है जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं ये बड़ी आंत से ही अलग किए जाते हैं और अलग करने के बाद इसे मल मूत्रों के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अमीबा का पोषण डालेंगे कि अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है। आपकी 2 हेडिंगें और बाकी हैं।